हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे देखने वालों और मेरे दोस्तों। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, इस मौजू का नाम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेसिकली डेवलप क्यों होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब होते हैं, जिसके अंदर आपके बाइकार्बोनेट कम हो जाता है, पीएच ड्रॉप कर जाती है, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपकी आर्teriयल ब्लड गैस का एक लाजमी जुज है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, अगर किसी भी पेशेंट में डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर सीरियस हार्म डेवलप हो जाते हैं सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन के। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसे ही अगर लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो वो कहते हैं जी जिस्म के अंदर क्या है, आपके किडनी प्रॉपर काम नहीं करते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, किडनी के नहीं काम कर रहे थे, लेकिन इसकी और काजेज भी मौजूद होती हैं, जो आज हम लेक्चर के अंदर डिटेल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिक एसिड को डिफाइन किस तरह किया जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप किस तरह होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की काजेज क्या क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर काजेज हमें पहले उसकी हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद जो हम उसको वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट चला जाता है तो वेंटिलेटर पे उसकी कैसे मैनेजमेंट की जाती है, डायलिसिस में अगर पेशेंट चला जाए तो डायलिसिस के अंदर उसका क्या रोल है, किस तरह उसको सेटिंग की जाती है। तो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एबीजी के ऊपर आपके पास जब एबीजी की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर आप कैसे देख के डिफाइन करते हैं कि पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉर्मल अनाइन की वजह से, कि हाई अनाइन गैप की वजह से है, डेल्टा गैप है, डेल्टा रेशो है। और उसके बाद हम ये इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि अनकम्पनसेटेड, कंपनसेटेड, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका अक्यूट जो आपके जो काज इसकी क्या है, और इसको ओवरकम और ओवरऑल हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जब हम बात करते हैं, तो ये ओवरऑल हमारा लोगों को है आज के आर्टिकल ब्लड गैस के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, और हम इसके इंटरप्रिटेशन की मतलब बात करेंगे। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हम जब बात कर रहे हो तो आपके लंग्स और किडनी एक दूसरे के कोऑर्डिनेट में कम, अगर आपके जिस्म के अंदर बाइकार्बोनेट की कम कम हो जाता है, तो ओवरऑल आपके क्या क्या है, लंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसकी कंपनसेशन के लिए। तो ये एक ट्रुथ है जो कि बॉडी ने, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने नेचुरली तौर पे प्रोड्यूस किया हुआ है। ओवरऑल हमारे जिस्म के अंदर जो है, अगर पीएच नॉर्मल 7.35 7.45 होती है, लास्ट टाइम भी हमने बताया था, एसिडोसिस होगा तो पीएच 7.35 से नीचे जाएगी, और अल्कलोसिस होगा तो 7.45 से आपकी पीएच ऊपर जाएगी। और उसके बाद आपके जिस्म के अंदर किस तरह CO2 वॉश आउट होती है, एल्वेओलर यूनिट है, एल्वेलाई बेसिकली CO2 को वॉश करने में हेल्प करता है। जिसम में एसिडोसिस और वर्सल अल्कलोसिस दोनों के पेशेंट ही हॉस्पिटल के अंदर ये मौजूद होते हैं। बॉडी जो आपके जिस्म के अंदर जो है ना, जिस्म में द बॉडी मस्ट मेंटेन द पीएच, जो आपके जिस्म की द पीएच होती है एक रेंज के अंदर उसको मेंटेन करती है। तो ये हमारे एक क्लिनिकल बेसिकली ब्रेन बूस्टिंग एक क्वेश्चन है कि कितनी पीएच होती है। तो नंबर वन, अगर जितने भी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर अभी डिस्कस किया है कि हमारी नॉर्मल पीएच कितनी हो सकती है, 7.35 टू 7.45, तो उसमें कितनी हो सकती है, हमने ऑप्शन वन हमें दी है इसमें 7.25 टू 7.35, ये रॉन्ग है। 7.30 टू 7.40 ये भी नॉर्मल पीएच नहीं, इंसान की, ह्यूमन की है। 7.35 टू 7.4, यस दिस इज द नॉर्मल पीएच। तो ये एक ब्रेन ब्रेन बूस्टिंग हमने एक क्वेश्चन किया था कि ताकि आपको रिकॉल कर सकें कि हम किस तरह हम जिस्म की पीएच को हम देखते हैं, पीएच की नॉर्मल रेंज क्या है। उसके बाद आपके जिस्म के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह जिस्म के अंदर हाइड्रोजन आयन रेगुलेट होते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे आपका जिस्म के अंदर बाइकार्ब लॉस होता जाता है, तो जिस्म में एसिड बढ़ता जाता है। और एसिड किस चीज का नाम है? हाइड्रोजन आयन का नाम है एसिड है।
हमने डिफरेंट प्रिंसिपल आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ा है, लोरियर ब्रांस्टर का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ये एफएससी की बुक्स में लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमें मिला कि जब किसी चीज को पानी के अंदर हल कर तो जो हाइड्रोलाइज होती है तो हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करती है। तो हेड जितना बाइकार्ब जिस्म के अंदर कम होता जाएगा उतना हाइड्रोजन आयन बढ़ता जाएगा। और इसकी रेगुलेशन बॉडी के अंदर किस तरह होती है, जो बाइकार्बोनेट होता है उसमें हाइड्रोजन हमारा आयन मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है और उससे वाटर और CO2 बनता है, जो कि जब आपका ब्लड कहाँ से जाता है, आपका लंग्स के पर जाता है तो वहां पे वेंटिलेशन होने की वजह से CO2 वाश आउट हो जाती है। और ह्यूमिडिटी जो है आपकी आपकी जो नोज जो है जो एज HME बिहेव कर रहा था वो उसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह जिस्म के अंदर हाइड्रोजन आयन की रेगुलेशन होती है बाय वेंटिलेशन। लेकिन इसके अलावा ये वो है, बात हमने अभी की थी, ये वोलाटाइल एसिड के लिए। जो नॉन वोलाटाइल एसिड है, फॉर एग्जांपल क्रेटनिन, यूरिक एसिड है आपके जिसके अंदर, लैक्टिक एसिड आपका बनना शुरू हो गया, फास्फोरिक एसिड बनना शुरू हो गया है, और इसी तरह आपके नाइट्रेट्स बनना शुरू हो गए हैं। तो ये कभी भी जिस्म के अंदर जो आपके लंग्स की वाली साइड से इसका हाइड्रोजन की रेगुलेशन नहीं हो तो ये पाथवे करेंगे यूज किडनी का। तो वहां पे किडनी का रोल आता है हाइड्रोजन आयन को रेगुलेट करने के लिए। बाइकार्बोनेट और नॉन बाइकार्बोनेट सिस्टम है जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं कि कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन बाइकार्ब सिस्टम है और क्लोज बाइकार्बोनेट सिस्टम है। ओपन बाइकार्बोनेट सिस्टम के अंदर आपके कार्बोनिक एसिड CO2 में हाइड्रोलाइज हो जाता है और उससे वेंटिलेशन के जरिए CO2 आपके जिस्म से निकल जाती है। इसी तरह आपके जिस्म पर डे इसकी काफी अमाउंट निकलती है। और आज हमने यहाँ पे एक डायग्राम की थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन भी करने वाले हैं जिसके अंदर ओपन और क्लोज बाइकार्बोनेट सिस्टम दिखाया गया है। अगर हाइड्रोजन आयन आपके जो बफर के साथ मिलेंगे तो आप हाइड्रोजन आयन फर्दर जो है आपके बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और इससे CO2 और H2 निकल के आपके जिस्म से एलिमिनेट हो जाते हैं। सो इसके अंदर हमें ये पढ़ने की जरूरत है बाइकार्बोनेट और नॉन बाइकार्बोनेट ओपन एंड क्लोज सिस्टम। ये जस्ट आपकी इंट्रोडक्शन के लिए था ताकि आप अवेयर हों कि जिस्म के अंदर किस तरह CO2 और हाइड्रोजन आयन रेगुलेट होते हैं ताकि मेटाबॉलिक एसिडोज पे आपकी ज्यादा ग्रिप हो सके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अब आते हैं हम इसके मेन पॉइंट की तरफ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के हम जब सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, कि जिस्म से बाइकार्बोनेट निकल गया है। क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है ये तो जिस्म से बेस निकला है, लेकिन आपके किडनी क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन अक्यूमुलेट होता जाता है, जितना जितना हाइड्रोजन आयन अक्यूमुलेट होता जाता है उतना ही आपके जिस्म के अंदर क्या है, pH आपकी एसिडोटिक साइड पे चली जाती है। तो सबसे पहले लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसम से बाइकार्बोनेट लॉस होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे और ओवरऑल आपका नेट इफेक्ट क्या होगा, आपकी पीएच ड्रॉप कर जाएगी लेस देन 7.35, जो नॉर्मल जो रेंज है उससे नीचे की तरफ चले तो इसे हम कहेंगे यह है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है ये, लेकिन इसमें CO2 का क्या रोल है जी? क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर आपके लंग उसको कंपनसेशन के तौर पे काम करते हैं, तो उसके CO2 का माइनर और कभी कभार चेंज नहीं भी होता जब मिक्स और डिसऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है दो चीजें, कि जिस्म के अंदर से बाइकअप लॉस हो गया है और पीएच ड्रॉप हो गई है। ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर कोई पूछे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर जब हम कहते हैं लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट तो पीएच कैसे ड्रॉप होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन आयन की अक्यूमुलेशन होने की वजह से, जो कि किडनी के अंदर आपका बेसिक किडनी है और दूसरे प्रोसेस है जिनके अंदर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल एसिड है वो प्रॉपर तौर पे डिसॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इसको आप मजीद हम पढ़ेंगे आगे कि इसमें क्या चीज होने आ रही है। PCO2 जो है आपकी इसकी नॉर्मल रहती है। उसके बाद बेसिक हम किडनी फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं, कि हमें थोड़ा सा पता चले कि किडनी किस तरह हाइड्रोजन आयन को रेगुलेट कर रहा है। तो उसके लिए रीनल आपने को पता होना चाहिए कि आपके ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन होती है। तो ग्लोमेरुलर से जब फिल्ट्रेशन होती है तो वहां से आपका ब्लड फिल्टर क्या होता है, ब्लड
और बाय पासिंग वाटर। ठीक है, वाटर पास करता है और ब्लड वहां से फिल्टर हो जाता है, जिसके अंदर आरबीसी है, आपके डब्ल्यूबीसी है और इसके प्रोटीन है, ये दोबारा आपके ब्लड के अंदर ही रहती हैं। जबकि जो फिल्ट्रेट होता है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल, जिसके अंदर हम कहते हैं यूरिक एसिड शामिल है, यूरिया, क्रेटनिन, नाइट्रोजन और कुछ फास्फेट और अमोनिया आयन शामिल है, वो आपके यूरिन के जरिए एक्सक्रीट, यूरिन बन के जिस्म से एक्सक्रीट हो जाते हैं। किडनी के चार फंक्शन आपके नंबर वन फिल्ट्रेशन है, नंबर टू रीअब्जॉर्प्शन है, नंबर थ्री एक्सक्रीशन है, और ये इस तरह करके फोर इसके फंक्शन है। जब किडनी के फोर फंक्शन जब हम देखते हैं तो वहां के ऊपर ब्लड आपका फिल्टर हो गया, फिल्टर होने के बाद आपके जिस्म के तो यूरिन बनना शुरू हो गया, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, नॉन प्रोटीन जो होती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये पास करते हैं और रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट फिल्टर होता है, फिल्टर थ्रू मेम्ब्रेन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है ट्यूबुल सेल से और वो हाइड्रोलाइज करती है हाइड्रोजन आयन के, और इसके लिए क्योंकि ये दोबारा सक्रिएट कर जाती है रीनल ट्यूबुल में। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज किस तरह होता है एसिडोसिस के अंदर। तो इसके लिहाज से अगर देखें तो फिर आपके हाइपोवेंटिलेशन, कीटोएसिडोसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन इसके बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम समझते हैं। आपके जिस्म के अंदर बोमन कैप्सूल है, फिल्ट्रेट ब्लड आया, कैपिलरीज हैं, ब्लड ने यहाँ पे आके फिल्टर होना है, फिल्टर होने के प्रॉक्सिमल ट्यूब, ट्यूब हैनल और उसके साथ डिस्टल ट्यूब है, डिस्टल ट्यूब के बाद आपके कलेक्टिंग जो आपकी जो है डक्ट है, जिसके अंदर आपका यूरिन आना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका फिल्टर होने के बाद आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पे एरो दिखाए गए हैं ब्लू और ग्रीन। सो जो ब्लू एरो है वो इंडिकेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को, ये रीअब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर और बाइकार्बोनेट प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर। मेजर फिनोमेना प्रॉक्सिमल ट्यूब जो होती है वहां पे हो रहा होता है जब ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद जो आपके स्क्रीट जो होते हैं हाइड्रोजन आयन और कुछ जो ड्रग्स पॉइजन है जो सक्रीट होते हैं। इसी तरह ये तमाम जो है फिल्ट्रेट जो जो इस पे मुश्तमल है, वाटर पे, सोडियम क्लोराइड पे, ग्लूकोज में, हमने ये तमाम मूव करता है आपके लूप ऑफ हेनल के अंदर। लूप ऑफ हेनल के दोबारा आपके रिब्स सोडियम क्लोराइड होता है, और जो डिस्टल ट्यूब है वहां पे जाके आपके बाइकार्बोनेट और ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और देन आपका यूरिन आपके जिस्म से, लेकिन ये जो फिल्ट्रेट है एज ए यूरिन आपके जिस्म से आउट हो जाता है। अब ये तो नॉर्मल हमने एक फिनोमेना पढ़ा, अगर ये फिनोमेना डिस्टर्ब होता है तो आपके जिस्म का, आपके किडनी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो रीअब्जॉर्ब करे बाइकार्बोनेट को। ओके, अब हम बात करते हैं जो बाइकार्बोनेट कितना लो होना चाहिए होता है एबीजी रिपोर्ट के ऊपर, 22 से कम। पीएच कितनी कम होती है, 7.35 से कम पीएच होती है, तो ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब भी आपने एबीजी रिपोर्ट को देखना है, आपने कुछ क्लिनिकली भी चीजें देखनी है। उसके लिए आपने ये नहीं है आपने कहना कि बाइकार्ब कम है जी, हम कह देंगे बाइकार्ब कम है, पीएच लो है, तो उसको अपने क्लिनिकल रेलिवेंस की तरफ भी जाना है। तो अब ये यहाँ पे चीज आपकी पॉइंट आपके पास दो आ गए, और आपने कहा कि ये अगर चीज है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट्स गुड क्वेश्चन एंड द गुड आंसर। और उसके बाद पीसीओ के अंदर चेंज है और वो माइनस है, तो दिस में का भी हो भी सकता है कंपनसेशन के लिए और नहीं भी हो सकता है। साइन और सिम्टम क्या है अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आप कहते हैं जी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पीएच पेशेंट की ड्रॉप हुई है, बाइकार्बोनेट ड्रॉप हुआ है, तो पेशेंट के उस टाइम साइन और सिम्टम उस टाइम क्या क्या मौजूद होंगे। कुछ साइन आपके रेस्पिरेटरी होंगे, कुछ कार्डिक आपके होंगे, कुछ जीआई से रिलेटेड होंगे। अगर ये चीजें मौजूद हैं तो आप कहेंगे पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एज ए आईसीयू के अंदर जब आप काम कर रहे हैं एज ए डायलिसिस यूनिट के अंदर, पेशेंट के अंदर एक ब्रीदिंग है जिसे हम कहते हैं कॉस्मोल ब्रीदिंग। कॉस्मोल ब्रीदिंग है गैस्पिंग ब्रीदिंग। कैसे ब्रीदिंग है ये देखिए, मैं अब करने लगा हूँ। सांस लंबा खींचा पेशेंट ने, ये जो ब्रीदिंग अगर पेशेंट के अंदर होती है तो उसे हम कहते हैं ये पेशेंट का बेसिकली कॉस्मल ब्रीदिंग है, और ये ब्रीदिंग अफेक्ट कर रही है, और इसकी वजह है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना। इसके अंदर क्या कॉस्मल ब्रीदिंग है, कई दफा पेशेंट के अंदर रैपिड और शैलो ब्रीदिंग होती है, पेशेंट तेज तेज सांस ले रहे होते हैं,
और डिस्निक हो रहा होता है। तो ये तमाम जो अब पेशेंट को चीजें हैं कि पेशेंट को डेवलप हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हुआ हुआ है। पेशेंट को हेडेक की कंप्लेन करेगा, कंफ्यूजन कंप्लेन करेगा, ड्रॉजी होगा, कई तरह पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर जो ब्लड प्रेशर आपका है पेशेंट का, वो क्या होगा, क्योंकि एसिड जिस्म के अंदर हो गया तो अमूमन तो ये देखने में आया कि हाइपोटेंशन की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। उसके अलावा पेशेंट के अरिदमिया डेवलप हो रहे होंगे, पेरिफेरल वेसोडायलेशन हो रही है, और ओवरऑल उसकी बॉडी के ऊपर माइलेज आपको मिलेंगे। पेशेंट को साथ अगर आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट कहते हैं कि नहीं मुझे डायरिया भी डेवलप हुआ हुआ है, वोमिटिंग भी उसको हो रहा है, abdominal पेन भी उसको हो रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। जीए मस्कुलर के हवाले से भी हम बात करते हैं, इसके अंदर डायरिया की अभी हमने एग्जांपल बात की। डायरिया किसी पेशेंट को है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो उसके अंदर आपने लाजमी तौर पे पेशेंट की मेटाबॉलिक प्रोफाइल की तरफ जाना है। उसके बाद हाई बीएसएल जो है, अगर किसी की बीएसएल ज्यादा है तो आपने उसी तरह फोकस कर लेना है कि इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, तो इसको मैं आपका बीएसएल की यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का वर्कअप इस पे करूं। पेशेंट क्या होगा, फटीग पेशेंट को डेवलप होगी। फटीग क्यों डेवलप होगी, फिर जब पेशेंट तेज तेज सांस लेकर रैपिड शैलो ब्रीदिंग करके एक लिमिट आती है, वहां पे जाके पेशेंट एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये पेशेंट के साथ कंप्लेन और ये चीजें सिम्टम्स आपके मेजर मिल रही हैं, तो आपने उसके मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे वर्क करना है कि मेटाबॉलिक, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे वर्क करने के साथ आपने ये देखना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अब काज क्या है। साइन सिम्टम मुझे मिल गए, लेकिन अब इसकी काज क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉमन काजेस क्या क्या होती हैं। नंबर वन, इंक्रीज फिक्स एसिड अकोमुलेशन। आपके जिस्म के अंदर फिक्स एसिड बढ़ गए हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर फिक्स एसिड बढ़ गए हैं तो आपने कहना है कि जिस्म के अंदर इसके क्या डेवलप हो गया है। और इसका कैसे पता चलेगा, इसका आपको यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट अगर करवाएंगे तो वहां पे आपको इसकी चीज आएगी, और उसके बाद यूरिक एसिड की जो आपकी, उसके बाद आपने क्या था कि लैक्टिक एसिडोसिस। कॉमन का क्या है, फिक्स लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस है जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की कमी की सूरत में, उस दौरान पेशेंट के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ना शुरू होता है। सेप्सिस के अंदर भी ये बढ़ जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस है। लेकिन ऐसे पेशेंट जो हाइपोटेंशन होते हैं, जिनको हाइपोटेंशन डेवलप होती है, या पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में गए होते हैं, तो उनके अंदर ज्यादा लैक्टिक एसिडोसिस आपको इंक्रीज मिलेगा जब उसके आप लेवल करवाएंगे। तो उसकी काज को, लैक्टिक एसिडोसिस की काज को ट्रीट करें तो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो सकता है ना। उसके बाद एक्सेसिव लॉस ऑफ, कैसे लॉस होगा ना भाई, यानी एक तो आपके जिस्म के अंदर आपने एसिड अक्यूमुलेट हो गया है न्यूमेरिकल में, लॉस किस तरह बाइकअप हुआ है, तो बाइकअप लॉस होने की वजह यह है कि डायरिया, किसी पेशेंट को डायरिया, सीवियर डायरिया डेवलप हो जाता है तो जिस्म के अंदर बाइकअप लॉस हो जाता है, हाइड्रोजन आयन अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसके साथ पेशेंट हाइपरकलीमिया, ये सारी चीजें पेशेंट को डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो हम ये कहेंगे पेशेंट की मेटाबॉलिक एसिडोसिस की काज है। उसके बाद हम किसी बंदे ने कोई चीज को, एसिड को इंजेस्ट कर लिया है, इंजेक्शन ऑफ द एसिड। मसलन घर के अंदर क्या होता है कि अमूमन लोग क्या कहते हैं, कुछ चीज वीट पिल खा लेते हैं, टॉयलेट जो है को, जो आपके होता है स्प्रे है या कोई और चीजें हैं, या फिनोल है, इथेनॉल है, इस तरह की चीजें जो है आप ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर या फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड भी चीजें हैं, तो इस तरह के दौरान भी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस की ये कॉमन काजेज में आता है ना भाई। अब यहाँ पे अगर जब देखा जाए कि अब कॉमन काज तो आपको पता चल गई है कि ये कॉमन काज ये हो सकती है, लेकिन इसको अब हमने मजीद हमने कैटेगराइज करना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेसिकली उसकी काज क्या है। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अनाइन गैप। जो आपके कैटाइन है और जो अनाइन है, उनके आपस में, उनको अगर उसको कैटाइन को अनाइन में से निकाल दें, जो आपके पास वैल्यू आ जाती है उसे अनाइन गैप मीन। पॉजिटिव आयन कितने हैं और नेगेटिव जो आयन आपके जिस्म के अंदर कितने हैं। पॉजिटिव आयन के अंदर आपके जो आयन लिया जाता है वो आपके सोडियम को कंसिडर करते हैं। सोडियम में से माइनस किया जाता है क्लोराइड, नेगेटिव आयन है, और बाइकार्बोनेट भी नेगेटिव। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को प्लस करते हैं, और उनकी जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को सोडियम की वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू इतनी आ जाए, 9 से 12 के दरमियान आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल अनायन गैप है। और अगर 9 से, अगर आपके 12 से ज्यादा इसकी वैल्यू आती है, तो आपने कहना है कि ये जो बेसिकली किया है, ये
पेशेंट को हाई अनाइन गैप है। अब नॉर्मल अनाइन गैप और हाई अनाइन गैप को हम डिटेल में जानते हैं कि बेसिकली इसकी बेस पे हम कैसे पेशेंट को ये सेफ्टी किस तरह कर सकते हैं, किस तरह उसका इलाज हो सकता है और कैसे उसको फर्दर हम ट्रीट कर सकते हैं। सो अनाइन गैम 9 to 12 वैल्यू है। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, सोडियम में से आप क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को माइनस करेंगे। टाइप कौन कौन सी है? हाई अनाइन गैप है। किसी वजह से हाई अनाइन गैप है कि जिस्म के अंदर आपके जो अनमेजर जो अनाइन रह जाते हैं और इसकी वजह से आपका अनाइन गैप ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जिसे हम कहते हैं। बाइकार्बोनेट डज नॉट काज इंक्रीज गैप। तो इसमें बाइकार्बोनेट जो है ना आपका काज नहीं कर रहा होता। इसमें दूसरे आपके क्या चीज है जिसमें के अंदर क्लोराइड है उसके अंदर बेसिकली इफेक्ट है ना, आपके क्लोराइड कम हो रहे होते हैं। बाइकार्ब ठीक है लेकिन क्लोराइड के अंदर इफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही होती हैं। तो ये बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है अगर हम अब इसको फॉलो करें तो। सो हाइपरक्लोरीमिक उसे एसिडोसिस भी कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम इसको मजीद इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिड अनायन गैप है क्या। जिसम के अंदर अगर सोडियम देखें 135 से 145 जो उसकी एक नॉर्मल हम वैल्यू कहते हैं वैल्यू है। उसके बाद बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है। अगर हम इन 424 और 105 को दोनों को प्लस प्लस करें और उसमें से माइनस करें तो अनायन गैप हमारा 11 आता है। तो ये बिल्कुल जो है ना आपका नॉर्मल है। यहाँ पे भी अनमेयर का एनाइन है और यहाँ पे अनमेयर एनाइन भी है लेकिन ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ से ओवरऑल हमें इंडिकेट मिल गया कि इसका 11 बाइकार्ब है और ये बिल्कुल दोनों के अगर हम टोटल दोनों को जमा किया जाए तो बिल्कुल इक्वल आते हैं। सो ये एक वैल्यू है। फिर हम मेटाबॉलिक जिसके अंदर आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और अनाइन गैप का हाई है उसके अंदर बेसिकली क्या है, सोडियम आपका बिल्कुल 140 है। फर्क कहाँ पे आ गया? फर्क आ गया आपके बाई का भी। यहाँ पे 24 था बाई का, यहाँ पे बाई का लॉस हुआ, बाई का 12 हो गया लेकिन क्लोराइड बिल्कुल ठीक है। तो इसके हवाले से देखो और ओवरऑल अनमैयर जो कितने हैं अनाइन जो थे वो कितने बढ़ गए, 37 तक चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बाइकअप जिसम से लॉस हुआ है और बिल्कुल बाकी इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल अनाइन गैप। अनाइन गैप बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन चेंजेस मौजूद हैं वहां पे। क्या चेंज मौजूद है? सोडियम 140 है, बाइकार्बोनेट आपका माइनस कितना है, बाइकार्ब कम हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम क्लोराइड देखें, क्लोराइड की ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या क्या हम एबीजी देखेंगे, हम कहेंगे देखें नाइन गैप तो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी ओवरऑल रीजन अगर देखें है तो आपका क्लोराइड का जंप हो जाना है, इंक्रीज होना है। इसे कहते हैं हैप्पल क्लोरेमिक नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हर एसिडोसिस की ट्रीटमेंट अलग है। अगर आप इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो देन जाके आप सक्सेसफुली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इससे पेशेंट की और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो नंबर 1 पे आपने डिफाइन करना है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नंबर 2 पे डिफाइन करना है कि नॉर्मल अनाइन है या उसका हाई आयन गैप है। अगर नॉर्मल आयन गैप है तो उसके अंदर हाइपर कैलोरीमिक तो नहीं आ रहा। अगर क्लोराइड ज्यादा बढ़ने की वजह तो उसको ट्रीट करें तो देन पेशेंट को और इसके साथ साथ आपने फर्दर पेशेंट का वर्कअप भी लाजमी देखना है। क्लिनिकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्यों है? व्हाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस हैपन? इसका जवाब क्या है? कॉमन काजेस। जब भी आप हॉस्पिटल में होंगे तो आपने कॉमन काज क्या है? कीटो एसिडोसिस। कीटोन बढ़ने की वजह से आपके भी हो सकता है, किडनी फेलियर की वजह से भी हो सकता है। कीटो एसिडोसिस में डायबिटिक पेशेंट को पीएसएल यानी पेशेंट शुगर का पेशेंट था उसकी पीएसएल ज्यादा आ रही है तो आपने फौरी तौर पे बीएसएल चेक करें कि वाकई कीटो एसिडोसिस तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस है, एसिडोसिस लिखा है तो कीटो एसिडोसिस है। लैक्टिक एसिडोसिस पेशेंट को तो नहीं है डेवलप हुआ। कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई तो नहीं हुई? कैसे हो सकती है? अब बेसिकली ये हो सकती है अगर किसी घर में था वहां पे आग लगी थी वहां पे हुआ ये है क्या ना, उससे भी हो सकता है। ये जो लोग बच्चन जब ड्राइंग जो बंदे सी लेवल पे होते हैं तो वहां पे कोई मामला हो जाए सी के अंदर उनके वो डूब जाते हैं तो वहां पे भी हो सकता है। ये नेवी के अंदर जो नेवी के करीब करीब जो लेक रहते हैं समुद्र के करीब रहते हैं तो उनमें ज्यादा देखने में आई, या तूफान में आए थे या कोई नहर में तो वहां पे भी ये
ये कुछ ऐसे मामला तो हो सकते हैं, या पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो आपके लैक्टेट हाई होंगे, या आपका सेप्सिस पेशेंट को डेवलप हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ये जो बैक्टीरिया आपको जहर कर रहा है, या आपको वायरल इन्फेक्शन है और इतना सीवियर हुआ है, तो आपके लैक्टिक एसिडोसिस आपको पेशेंट को डेवलप हो जाएगा। बाइकार्बोनल लॉस, बार बार पेशेंट जो है ना, आपका डायरिया उसको इतना डेवलप हुआ है, अनस्टेबल डायरिया है, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो वहां पे भी पेशेंट को मेजर कहा जाए। ये एक हॉस्पिटल के अंदर हमने देखने में आया है। ये 4 काज ऐसे काजेज हैं जो अमूमन ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हैपन होती है, और इनको लाजमी तौर पे क्विकली इनको देखना चाहिए। डायबिटिक की तो एसिडोसिस तो नहीं है, लैक्टिक एसिडोसिस तो नहीं है, किडनी फेलियर तो नहीं है, बाइकार्बोनेट डायरिया का वजह से लॉस हो, अगर ये ट्रीट कर लेंगे पेशेंट को, आप फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिड क्लिनिकली क्यों होता है ना, हमने जब हम बात करते हैं गेन ऑफ द एसिड, हमने अभी बात की थी कि जिस्म के अंदर एसिड बढ़ गए हैं, कैसे बढ़ गए, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से, लैक्टोकीटोएसिडोसिस की वजह से, रीनल फेलियर, पेशेंट को ट्यूबुलर फेलियर हुआ तब भी हो सकता है। एक और एग्जांपल हमने दी थी इंजेक्शन ऑफ द एसिड, किसी ने बंदे ने एस्प्रिन की गोलियां बहुत ज्यादा खा ली हैं, फॉर्मिक एसिड मिथानॉल ले लिया बहुत ज्यादा, या उसने ऑक्सालिक एसिड जो होता है एथिलीन ग्लाइकोल ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो उससे भी पेशेंट को क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपने देखना जब भी हॉस्पिटल में आएगा कि पेशेंट ने गेन ऑफ एसिड किया है या इंजेक्शन ऑफ द एसिड किया है, ये लाजमी तौर। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट ने एस्प्रिन ली है तो उसकी एंटीडोट दे, मैथनॉल, एथानॉल, हर एक की जो है एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, लेकिन उसका पहले डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद नॉर्मल एनाइन गैप के अंदर बाइकअप लॉस हो रहा है, तो उसमें हमने कहा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आपके जिस्म के अंदर डायरिया उसकी वजह हो सकता है। अगर अमाइलेज लाइपेज आपके बेसिकली डेजी रेंज है तो उसमें भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है। तो उसके बाद पेनक्रियाटिक, फिर पेनक्रियास से माइलेज लाइपेज वहां पे फिस्टुला है, पेनक्रियास का कोई इशू लग रहा है, तो देन में हम कह सकते हैं कि पेशेंट को वहां से भी आ रहा है। रीनल ट्यूब्यूल फेलियर पेशेंट को हो गया तो बाइकअप फेल हो जाता है, रिजॉल्व तो बाइकर आगे जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है। रीनल ट्यूब्यूल फेलियर है, रीनल कार्सिनोमा के अंदर भी पेशेंट के अंदर देखने में आया है। तो ये कासेस हैं पेशेंट के मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्लिनिकली डेवलप होने की। या किसी ने अमोनियम क्लोराइड जो है पेशेंट को वो इंजेक्शन ले लिया है, कर लिया, तो उससे भी पेशेंट को हो सकता है। इंट्रावेनस, जब हाइपर एलिमिनेशन फीड दी जाए तो उसके अंदर भी आपको क्या हो सकता है, इंट्रावेनस दी जाए तो उसके अंदर भी आपको डेवलप हो सकता है मेटाबॉलिक। तो ये एक काज भी पेशेंट के अंदर देखने में आई है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाई नॉर्मल नाम के अंदर एक हमने यूज किया मड पिल्स के नाम से। मड पिल क्या है, अगर हाई नाम गया तो मड पिल को अब करें। मड पिल के अंदर है मेथनॉल है, यू से मुराद यूरीमिया है, डीके है, स्टारवेशन पेशेंट को हुई है, और उसके बाद लैक्टिक एसिडोसिस पेशेंट को हुआ है, पेशेंट को बड़ा हुआ है। एथिलीन ग्लाइकोल ली हुई है, पी से मुराद प्रोपेलिन ग्लाइकोल है, और ई से मुराद एथिलीन ग्लाइकोल है आपकी, और ऐसे इमरान सेलिक्सलेट और सॉल्वेंट है। तो ये जो सारी चीजें हाई एनायन गैप की है। और इसको मजीद देखें, मड पिल के अलावा आप देखें लैक्टिक एसिडोसिस तो नहीं है, कोई ऑर्गन फेलियर तो नहीं इसको डेवलप हो गया, कीटो एसिडोसिस अल्कोहल तो नहीं हो सका, या रीनल फेलियर तो नहीं है पेशेंट का जब अगर का एनायन गैप 12 से ज्यादा है। नॉर्मल एनायन गैप जिसके अंदर हाइपरकैलोरीमिक हम कहते हैं, तो उसके अंदर हाइपर एलिमिनेशन फ्लूइड तो नहीं मिलती, एडिसन डिजीज तो नहीं डेवलप, रीनल ट्यूबुल का इशू तो नहीं है, स्पायरोलिक्टेट या सलाइन इन्फ्यूजन तो बहुत ज्यादा तो नहीं पेशेंट को मिल रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि सलाइन के अंदर सोडियम क्लोराइड है। किसी पेशेंट को सब आप क्या सोडियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन अगर ज्यादा चल रहा है तो उसमें भी हाइपरक्लोरीमिया की चेंजेस आ सकती हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड डिस्क में हाइपर एलिमिनेशन, अडोसिया, अजीटोमिन, ये बेसिकली हम देखते हैं। उसके अलावा बाइकार्बोनेट जिस्म से अगर आपका जी लॉस हो रहा है, पेनक्रियाटिक फिस्टुला है, डायरिया है, तो उससे भी आपका, या रीनल ट्यूब्यूल है, तो तभी हम कह सकते हैं कि पेशेंट को ये चीज डेवलप होगी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल अनाइन और हाइपोक्लोरीमिक है। तो उसकी आपने कॉज देख ली है, उसकी वजह देख ली है, अब उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छी टर्म यूज होती है डेल्टा गैप। मैं डेल्टा गैप हमेशा डेल्टा डेल्टा गैप हम यूज करते हैं कि नाइन गैप तो ठीक है, डेल्टा गैप क्यों, डेल्टा गैप हमें बताता है कि जो आपका जो अगर नॉर्मल अनाइन गैप है, पेशेंट को मेटाबॉलिक टूल टू डिटरमाइन वेदर वेदर और नॉट देयर इज अ नॉर्मल अनाइन गैप मेटा, पेशेंट को नॉर्मल अनाइन गैप मेटाबॉलिक है या नहीं है।
क्योंकि एक तो हमें पता चल गया हाई एनायन गैप है, फिर हमने कहा पेशेंट को नॉर्मल एनायन गैप है, उसकी काजेज हमने देख ली। लेकिन डेल्टा गैप बताता है कि वाकई उसका नॉर्मल एनायन गैप है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, डेल्टा गैप के लिए हम बेसिक फार्मूला क्या है कि सोडियम में से, और सोडियम है, सोडियम में से आप क्लोराइड -36 का उसमें आप क्या कहते हैं नेगेटिव कर देते हैं। यानी सोडियम और क्लोराइड, ये हमने दो चीजें पे फैसला करना है, ठीक है। 36 से आपने एक नॉर्मल वैल्यू उसमें आपने ऐड करना है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पेशेंट का ये डेल्टा डेल्टा नॉर्मल है या नहीं है, ये नॉर्मल नाइन गैप है और या अब नॉर्मल नाइन गैप है। इंटरप्रिटेशन किस तरह हम इस करते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए अगर इसकी वैल्यू 6 आती है, -6 आती है, तो इसका मतलब हाई या नॉर्मल अनाइन गैप एसिडोसिस, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर इसकी वैल्यू -6 लेके 6 यानी माइनस से लेके +6 तक आती है, तो हम कह सकते हैं पेशेंट को हाई अनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। उसके बाद अगर वैल्यू मोर देन 6 आती है, ठीक है, तो उससे हमने कहना हाईली अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये बेसिकली हमें ये बता रहे होते हैं कि अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड ही मौजूद है, आप काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, अभी आपने बाइकार्ब का लेवल नहीं करवाया, आपने ये आपके पास सोडियम क्लोराइड आ गया है, तो उसकी बेस पे आपने अभी एबीजीज भी नहीं की, तो आप ये बता सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड की बेस के पेशेंट को हाई अनायन गैप हो सकता है या नॉर्मल अनायन गैप हो सकता है। वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन मेडिकल में हमेशा ट्रूथ जो सिनेरियो पे हम काम करते हैं पेशेंट का, ताकि हमें पता चले कि कितना पेशेंट का एसिडोसिस है। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड है उसमें अगर माइनस करने, तो उससे भी आपको एक पता चलता है कि पेशेंट का डेल्टा गैप कितना है, और ये नॉर्मल अनाइन गैप हो सकता है या हाई अनाइन गैप हो सकता है। तो ये एक क्ल्यू है जो अब मेडिकली हम पेशेंट के साथ, अगर उसकी वैल्यू आपके ब्लड के सैंपल आपने लिया, उसकी रिपोर्ट आई है, तो आप कर सकते हैं। डेल्टा रेशो, अब यहां से फिर आगे हम चलते हैं, अनाइन गैप आ गया, अनाइन गैप के बाद हमने कहा डेल्टा डेल्टा गैप, उसके बाद हम कहते हैं डेल्टा रेशो। डेल्टा रेशो इज गुड थिंग। ये ऐसा टूल है जो एवेलुएट करता है कि जो चेंजेस हुई हैं अनाइन गैप के अंदर, कितनी चेंजेस हुई हैं विद कैटाइन गैप। अनाइन गैप से मुराद के पेशेंट के जो अनाइन और जो कैटाइन है उनके अंदर रिलेटिव कितनी चेंजेस हुई हैं, उनमें कितना रिलेशनशिप है, यानी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव आयन में कितना रिलेशनशिप है। तो उसको देखने के लिए हम क्या कहते हैं कि डेल्टा अनाइन गैप और डेल्टा बाइकार्बोनेट को हम देखते हैं, चेंज इन अनाइन गैप और चेंज इन बाइकार्बोनेट की रेशियो देखते हैं कितनी इनकी रेशियो आपस में चेंज हुई है। और इसे देखने के लिए अनाइन गैप में से हमने -12 कर देना है। 24 में से जो बाइकअप आपके पास आ रहा होगा, हमेशा कोशिश करें कि बाइकअप आप यूज करें जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में से यूज करें, जो आपके यूरिया क्रेटिनिन आपके हो करवाते हैं, जो डॉक्टर करवाते हैं, फिजिशियन ऑर्डर देता है, तो वहां से आप बाइकअप की वैल्यू लें, ना कि एबीजीज से लें। एबीजीज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत से फ्लॉज मौजूद हैं कि जब पेशेंट का पीसीओ2 ज्यादा होती है या पीसीओ2 बहुत कम होती है, तो उसमें आपका ओवरऑल कैलकुलेशन मिस लीड आपको करती है। तो आपने बाय का वहां से लिया, नाइन गैप आपने निकाल लिया, ठीक है, जिसका फार्मूला हमने पहले डिस्कस किया था। तो इनकी आपस में अगर रेशो है, तो उससे हम बता सकते हैं कि अनाइन गैप और केनाइन गैप के अंदर कितना डिफरेंस मौजूद है। ओके, सो अगर इसकी वैल्यू आपके पास -0.4 आती है, तो आपने कहना है ये नॉर्मल है। और अगर इसकी 0.4 से 0.8 से, तो आपने कहना हाई नॉर्मल अनायन गैप पेशेंट को एसिडोसिस मौजूद है। और अगर इसकी वैल्यू 0.8 से 1 तक आती है, आपने कहना हाई अनायन गैप जो है पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अगर ये सारी चीजें देखें ना, ये पेशेंट को प्रिसाइज हमें करती हैं कि हम पेशेंट भी कितना अच्छा काम कर सकते हैं और कितना पेशेंट से अच्छा उसको फायदा होगा। और अगर इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक आ सकती है, तो इसका मतलब है कि हाईली अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर 2 से भी ओवर आती है, तो इससे मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग जो है ना पेशेंट का मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, और उसके बाद अनाइन गैप इसका भी इसका बढ़ा हुआ है। तो ये एक चीज है बेसिकली, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखना, अल्कलोसिस देखना हो, सॉरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखना हो उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ हुआ है, ठीक है, तो उनके अंदर हम प्री एग्जिस्टिंग देखने के लिए हम क्या अनाइन डेल्टा रेशो देखते हैं, जो हमें बताती है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आती है 2 से ज्यादा, तो हम कहते हैं इसको प्री एग्जिस्टिंग क्या था, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मौजूद है नमी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि हमारे पास है कि डेल्टा हम रेशो इस्तेमाल करें उन पेशेंट के अंदर जहां पे हमें लगे हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वर्सेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करें।
किसी पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एनाइन गैप आपने निकाल दिया है, आपने एनाइन के गैप इनकी रेशियो ले ली है, तो अब हम देखते हैं इनकी मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है पेशेंट को, सोडा मिंट की टैबलेट दी जाती है, आईवी बाइकअप देता है अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटेंसिविस्ट और रिलेटिव फिजिशियन। उसकी वो डोज बताता है कि ये इतनी डोज दी जाए। या अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, शुगर की 500 600 यानी काफी शुगर हाई आ रही पेशेंट की, तो उसी टाइम पेशेंट को आपके डी के प्रोटोकॉल पे शिफ्ट कर दिया जाता है, इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल पे शुरू कर दिया जाता है, Q2 लिए उनकी ब्लड गेस की जाती है, डॉक्यूमेंट की जाती है, और उसके साथ उनके यूरिन उसके बाद यूरिन के टोन को देखा जाता है। तो ये पूरी एक मैनेजमेंट है जो पेशेंट को अंडर आईसीयू केयर के अंदर लिया जाता है, ताकि पेशेंट को कोई अरिदमिया वगैरह डेवलप ना हो जाए। और उसके साथ अगर पेशेंट को ये चीजें करने के साथ पेशेंट को डायलिसिस, जो कि अगर बहुत सीवियर केस है तो फौरी तौर पर डायलिसिस पे शिफ्ट कर दिया जाता है। और अगर पेशेंट की ऑस्मोल ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में पेशेंट डिफिकल्टी हो रही है, तो पेशेंट को इंटुबेट करके उस काज को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। अनाइन और डेल्टा गैप के बारे में हमने बता दिया, ये हमने डिटेल में किस तरह हम अनाइन गैप कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम डेल्टा गैप कैलकुलेट करेंगे, और किस तरह हम उसकी डेल्टा रेशो करेंगे, और किस तरह हम उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये अभी लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस किया था। तो ये तमाम चीजें जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में हमने अभी डिस्कस की। फिर उसके बाद एक अच्छी बात है कंपनसेशन। कंपनसेशन किस तरह होती है इसकी? कंपनसेशन आपकी हमेशा CO2 की वजह से होती है। जितना बाइकअप कम होता जाएगा, अपनी पीएच आपकी पीएच को ऊपर उठाने के लिए जो CO2 होगी आपके जिस्म के अंदर वॉश आउट होगी। ये नेचुरल प्रिंसिपल है। और अगर CO2 वॉश आउट नहीं हो रही तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहारा लेते हैं, ताकि CO2 वॉश आउट हो, ताकि आपकी पीएच जो है नॉर्मल रेंज की तरफ आए। हाइपर वेंटिलेशन मैंडेटरी मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म भी है। और हम एज ए आईसीयू के अंदर जो, या अगर भी इंटेंसिव केयर के अंदर, मेडिकल इंटेंसिव केयर के अंदर, या पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसको ट्रीट कर रहे थे हाइपर वेंटिलेशन। कुदरती तौर पे क्या होता है, सीएनएस को इसका रिस्पॉन्स जाता है, जिससे मिनट वेंटिलेशन बढ़ जाती है। वेंटिलेटर पे हम मिनट वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट को करते हैं सेट, टाइडल वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करते हैं, यानी उसकी नॉर्मल 6 to 8 है, उससे रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा ज्यादा, ताकि CO2 वॉश आउट हो। और उसके हम कोशिश करते हैं कि CO2 वॉश आउट 25 से कम ना हो। कुछ सेटअप के अंदर जो एज ए इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट के अंदर वो उन्होंने इजाजत दी कि आप 20 तक भी बुक्स में लिखा हुआ है कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 से कम होना शुरू हो जाती है तो पेशेंट को सीजर लाइक एक्टिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, नमनेस पेशेंट को डेवलप होना शुरू हो जाए, तो इसके काफी, और उसके अलावा ब्रेन के अंदर काफी चीजें आपकी आना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा इसको बहुत ज्यादा वॉश आउट ना करें, हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस को उसकी कॉज पे ही ट्रीट किया जाए, ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट की सेफ्टी हो सके। अब यहाँ पे अगर बात आती है, अगर CO2 किसी पेशेंट के वॉश आउट कर रहे हैं, जब पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो आपकी कितनी CO2 होनी चाहिए एक उस जो बाय का उसकी एबीजीज रिपोर्ट के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, विंटर फार्मूला। विंटर फार्मूला बताता है कि 1.5 को मल्टीप्लाई कर दें बाई कार्बोनेट, बाइग्राम 12 है तो उससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। और उसके बाद हम उसको अगर +8 करते हैं उसके अंदर, ये आपके पास बन जाती है 11 वैल्यू, और प्लस माइनस ये 2 बताना। तो हम ये बताते हैं विंटर फार्मूला से, अगर हम इस तरह देखें किसी पेशेंट का बाइकार्बोनेट हमारे पास कितना है, हमारे पास किसी पेशेंट का बाइकार्ब आ रहा है 15 आ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल बाइकअप किसी पेशेंट का 10 आ रहा है। जब किसी पेशेंट का 10 बाइकअप आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, तो उसका 10 बाइकअप को यहाँ पे रखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो इसका 15 जवाब आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। उसमें से +8 करेंगे, 15 +8 आपके जो 23 बन जाएंगे। तो उसकी बेसिकली CO2 आपने 21 से लेके +-2 का मतलब 21 से लेके पेशेंट की 25 के दरमियान आपने रखनी है। इतनी पेशेंट की आप वैल्यू रखें, तो तब जाके पेशेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट ये CO2 हो सकती। तो ये एक फार्मूला है वेंटिलेटर को सेट करने का। वेंटिलेटर पे कार्बन डाइऑक्साइड को सेट करें, कितनी वॉश आउट करवानी है। और इसलिए हमें ये भी बताता है, अगर नेचुरल तौर पे पेशेंट मौजूद है और आपके पास एबीजीज की रिपोर्ट आई है, CO2 जो है ये विंटर फार्मूला को फॉलो नहीं कर रही, तो आपने कहना पेशेंट मेरा एग्जॉस्ट हो रहा है और हो सकता है ये पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर जाए। तो ये इसको ये भी डिटरमिन करने में आपकी हेल्प करती है।
उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, अगर आप फॉर एग्जाम्पल वेंटिलेटर पे हैं तो CO2 वॉश आउट करवाना चाहते हैं, टाइडल वॉल्यूम को एडजस्ट करें, लेकिन मोर देन 8 ml/kg ना लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर, इंडियन और एशियन कम्युनिटी के अंदर रिकमेंडेड है, और बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड रिकमेंडेड है 6 to 8 ml/kg। और वो केजी क्या है, आइडियल बॉडी वेट पेशेंट का निकालें। जब आइडियल बॉडी वेट निकल आएगा, उस के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट का 70 kg वेट है, आइडियल बॉडी वेट नहीं, आइडियल बॉडी वेट। तो 70 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो आपने कहना है कि 350 से ज्यादा इसको, सॉरी, अगर किसी पेशेंट का 60 के करीब आपको निकला है, तो आपने कहना है कि उसका 8 ml/kg के हिसाब से उसको टाइडल वॉल्यूम, उससे मैं ज्यादा टाइडल वॉल्यूम नहीं दूंगा। और कोशिश करें पेशेंट के प्लेटो प्रेशर, पीक प्रेशर, कंप्लाइंस सारी पेशेंट की साथ, ताकि पेशेंट के लंग ब्रस्ट ना हो। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से ज्यादा रखें। कुदरत के अंदर हमारा नॉर्मल 12 से लेकर 16 तक हमारा नॉर्मल होता है। अडल्ट पेशेंट का 12 से लेकर 16 तक नॉर्मल, तो कोशिश की जाती है इसको 20 से लेकर 25 तक रखें, ताकि पेशेंट की CO2 वॉश, और एज पर रिक्वायरमेंट 30 तक भी हम लेके जा सकते हैं। लेकिन काज क्या है इसकी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बाइकअप काज है। तो बाइकअप की काज पे काम करें तो होपफुली इसके रिजल्ट आपको 24 आवर के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। कंपनसेशन जो होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, बड़ी क्विकली करवा सकते हैं, क्योंकि CO2 को वॉश आउट करना है, वेंटिलेटर पे आपने पेशेंट को डाला है और पेशेंट को ठीक करें, तो देन अब इसको कर चीजें बेहतर कर रहे हैं। पेशेंट की अमूमन कंप्लेन होती है हाइपर एपनिया, पेशेंट को हो रहा है, सॉरी हाइपर एपनिया यानी तेजी से सांस लेना हो रहा होता है, डिस्निया डेवलप हो रहा होता है, कॉस्मल ब्रीदिंग देखने में आई है कीटो, जब कीटो एसिडोसिस हो। तो जब ये लोग पहले इस्तेमाल करते थे कि जी किसी पेशेंट को कॉस्मल गैस्पिंग ब्रीदिंग की है तो वो कीटो एसिडोसिस होगा तो उसको ट्रीट करें। लेकिन आज हम उसको देखते हैं कि इसका अनाइन गैप हाई है, अनाइन गैप नॉर्मल है, डेल्टा गैप कितना है, डेल्टा रेशो कितनी है, उसकी काज क्या है, सिम्टम क्या है। इसकी बेस पे हम लेके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पेशेंट को। और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैनेजमेंट आप किस तरह करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किस पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसके GI की वजह से डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसी टाइम उसको क्या करें, डायरिया से रिलेटेड जो मेडिसिन है उसको सेट किया जाए। फैटी लीवर पेशेंट को डेवलप है, यानी अभी बात मैंने अभी की, अगर पेनक्रियाज का इशू आ रहा है, माइलेज लाइपेज का इशू आया हुआ है, तो वो फैटी ऑक्सी एसिड ऑक्सीडेशन हो सकती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। कीटोन बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं, जिसके अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की अभी हमने बात की, तो इसके अंदर आपकी पीएच भी लो हो जाती है, बाइकार्बोनेट भी लो हो जाता है। मैनेजमेंट क्या है, फ्लूइड रिसोसिटेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, फौरी फ्लूइड देना है, दे पे सलाइन के साथ करें। लेकिन सलाइन को देखते हुए आपने ये भी देखना है कि किसी पेशेंट का हाइपरक्लोरीमिक तो नहीं है। ये नहीं है कि अगर पेशेंट का हाइपरक्लोरीमिक है उसको आप सलाइन बहुत ज्यादा नहीं, तो आपने डिफाइन करना है सलाइन कौन सा दें पेशेंट को, और पेशेंट को फ्लूइड कौन सा दें। ये आपने एक मेडिकल स्पेशल टीम से रुजू करके उसको फ्लूइड रिसोसिटेशन करनी है। अगर पेशेंट डायबिटिक एसिडोसिस डेवलप हो गया है तो इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल पे उसको लेके जाएं, और उसकी Q2 अर्ली उसके वाइटल मॉनिटर करें और क्लोजली मॉनिटर करें। और अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक है तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट रिपल्शन की तरफ जाए, इलेक्ट्रोलाइट दें, और उसको एंड पे, सबसे एंड पे जो लीस्ट प्रायोरिटी पे पेशेंट का होता है बाइकार्बोनेट पेशेंट को एंड पे कोशिश करें देने की, अगर ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, फर्दर बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अंडरलाइन काज को एड्रेस करें, जरूर करें। और बाइकार्बोनेट थेरेपी दें। अगर किसी पेशेंट की पीएच मुसलसल एसिडोटिक रहता है, लेस देन 7.2 रह रही है, तो आपने कोशिश करना है उसके बाइकार्ब का टारगेट करना है। और 0.5 होता है केजी पर बाइकार्बोनेट होता है, और ये हमेशा कोशिश फिजिशियन करता है BAB, बेस एक्सेस बेस को देखता है, और इसके साथ आपकी पीएच को देखता है, जिसकी बेस के ऊपर वो डिफाइन करता है कि पेशेंट को कितना मैं बाइकार्ब IV दूं। और स्लो दिया जाता है। उसके बाद फ्लूइड रिपल्शन पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पे अगर जरूरत है उसके लिए, अगर न्यूट्रिशन की सपोर्ट की जरूरत है तो न्यूट्रिशन सपोर्ट भी इसके अंदर साथ शामिल की जाती है। बेस सक्सेस देख के हम किस तरह पता चलता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कितना है। बेस सक्सेस की जो बेस सक्सेस की, ये आपके ABGs के अंदर एक रिपोर्ट हो रहा है, बेस एक्सेस BEB।
जो बी है आपके जिस्म के अंदर, वो बेसिकली क्या है कि जो आपका नॉर्मल बाइकार्ब है, जो बाइकार्ब आपका नॉर्मल है, और जो बाइकर एबीजीज रिपोर्ट में अंदर आ रहा है, एबीजीज रिपोर्ट के वाला जो बाइकार्ब, और जो बाइकार्ब में नॉर्मल है, नॉर्मल कितना है हमारा बाइकार्ब 24, उसको आप एबीजीज रिपोर्ट वाले से माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी माइनस में वैल्यू है या प्लस में है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का 20 है बाइकार्ब इस टाइम आ रहा है, तो हमारा नॉर्मल 24 है, तो कितना होगा, -4 वो हो जाएगा पेशेंट का। तो ये -4 होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर पॉजिटिव में ये वैल्यू जाती है तो पेशेंट का मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। क्या क्या काजेज हो सकती हैं, लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है, और सारी ये चीजें होती हैं। इसके अंदर क्या है, पीएच लेस देन 7.2 दी जाती है और बाइकार्ब कम हो रहा है, तो इसका मीन यह है कि पेशेंट को बाइकार्ब थेरेपी आपने देनी है। और कॉशन आपने क्या करनी है, CO2 बहुत ज्यादा रेज ना हो, पोटाशियम शिफ्ट ना हो। तो ये चीजें आपने बाइकार्ब थेरेपी के अंदर देखनी है, क्योंकि जब बाइकार्ब दिया जाता है तो CO2 आपकी बढ़ती है, तो CO2 के बढ़ने के आप थोड़ी सी वेंटिलेशन एडजस्ट की जाती है। स्पोर्ट के अंदर वेंटिलेशन के अंदर ब्लो ऑफ करते हैं CO2 को, इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करते हैं। और खास तौर पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर करते हैं, जब पेशेंट को आप बाइकार्ब दे रहे होते हैं, किसी पेशेंट को जब बाइकार्ब, तो पोटाशियम को मॉनिटर करते हैं, तो पोटाशियम के अंदर चेंजेस तो नहीं पेशेंट को आ रही। तो ये लाजमी तौर पे पोटाशियम CO2 की शिफ्ट ना लाजमी तौर पे देखा करें इस पेशेंट के अंदर। और उसके बाद एंड पे हमारे फ्लूइड बैलेंस है, पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस भी हमने देना है। ये ना हो कि हम आईवी इतना फ्लूइड देने पेशेंट को पल्मोनी अडीमा हो जाए, और जिसकी वजह से या पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जल चला जाए, या पेशेंट के एक्से वेट मजीद हो जाए, जिससे पेशेंट को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद वेंटिलेटर सपोर्ट में एज अगर आप वहाँ पे आईसीयू फिजिशियन काम कर रहे हैं, स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, और या आपका ट्रैक्ट अब वेंटिलेटर से ताल्लुक है, तो आपने वेंटिलेटर के अंदर सेटिंग क्या क्या करनी है। सबसे पहली जो गोल होती है आपकी पीएच को नॉर्मलाइज करने का और CO2 को ब्लो आउट करने की। कितनी ब्लो करनी है, आपने 20 से नीचे नहीं जाना, और अगर 20 तक चले जाते हैं, 20 क्या, CO2, इसमें एंड टाइटल CO2 का पेशेंट लगाएं और उसकी एबीजी रिपीट करें Q2 अर्ली। अगर पेशेंट का एसिडोसिस 7.20 से नीचे पीएच आ रही है, 2 से ऊपर हो जाती है, तो फिजिशियन को इन्वॉल्व करें और उसके बाद उसकी चीजें हम चेंज भी कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग के अंदर क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है पेशेंट को असिस्ट वॉल्यूम कंट्रोल मोड पे डाला जाए, टाइटल वॉल्यूम 6 to 8 ml पर केजी रखे जाए, रेस्पिरेट रेट उसका आपने नॉर्मल से ज्यादा रखना है, 20 से 30 रखना है, और CO2 उसके बाद P5 आप रखें, और आस्ता आस्ता आप उसकी जो बेसिकली है FI2 उसको टाइटेड करें। एबीजी जो है आपने रिपीट करें, जब आप वेंटिलेटर सेटिंग लगा रहे हैं 30 मिनट के अंदर पेशेंट की आप एबीजी रिपीट करें। टाइडल वॉल्यूम जो आपके पास CO2 का उसका ट्रेंड नोट करें, उसको डॉक्यूमेंट करें। पीएच अगर आपकी लो रहती है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट आपका कम है, पीएच भी कम है, CO2 आप वॉश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इतनी वॉश नहीं हो रही कि पीएच जो है ना प्रॉपर हो सके, तो आपने रेस्पिरेटरी रेट को और टाइडल वॉल्यूम को केयरफुली चेंज करना है। और अगर पीएच नॉर्मलाइज हो जाती है, तो आपने आस्ता आस्ता जो हाइपर वेंटिलेशन करवा रहे हैं उसको स्टेप डाउन करना है। हमेशा वॉच करें हाइपोटेंशन और आटोपी को, क्योंकि बाय जब भी आप किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करते हैं, तो उसका मेन जो चीज होती है वो हाइपोटेंशन पेशेंट को डेवलप, तो हाइपोटेंशन को लाजमी तौर पे देखें। तो ये बेसिकली जो सारी हमने अभी मैनेजमेंट पढ़ी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पढ़ी, उसके हमने चीजें देखी। इसके बेसिक साइंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्या, साइन सिम्टम क्या है, किडनी कैसे रेगुलेट करते हैं, इसकी टाइप कौन कौन सी है, नाइन गैप क्या है, डेल्टा डेल्टा गैप क्या है, डेल्टा रेशो क्या है, क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या है। अब हम बढ़ते हैं क्लिनिकल सिनेरियो। क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर हम उसकी कुछ चीजें केस हम डिस्कस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, और एबीजी की रिपोर्ट किस तरह क्या है पेशेंट की। नंबर वन केस, a 42-year-old woman in diabetic coma was taken into the emergency department. She exhibited fast and deep respiration, arterial blood gas, and also show pH 7.2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेशेंट क्या पहले ही डायबिटिक कोमा का उसमें लेबल हुआ हुआ है, पीएच उसकी एसिडोटिक है, PC2 वॉश आउट हुई हुई है, बाइकार्बोनेट पेशेंट का 8 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेशेंट का बेस सक्सेस भी क्या है, -16। जैसे जैसे ये नेगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा एसिडोसिस होता जाएगा पेशेंट को। पीएच नॉर्मल नहीं है, PC2 जो है आपकी है चेंज हुई है, लेकिन आपका बाइकार्ब जो है वो अभी तक इतना कम है कि PC2 उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, नंबर वन, आपने देखना है पीएच नॉर्मल नहीं है,
तो पीएच अगर नीचे गई है तो उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। पीसीओ2 अगर वॉश आउट होती है तो पीएच ऊपर की तरफ आती है, लेकिन ये पीएच ऊपर नहीं आई, लेकिन यहाँ पे बाइका भी कम पेशेंट का है, तो हम ये कहेंगे पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन अभी तक ये अनकंपनसेटेड चल रहा है। और तो इसके लिए हम विंटर फार्मूला लगा के देखेंगे कि इसके साथ जो 8 वाला बाइकअप है इसके साथ कितनी CO2 पेशेंट की होनी, यानी 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 के साथ, और सॉरी 1.5 को 8 के साथ मल्टीपल, और इसमें +8 करेंगे, उसके बाद +-2 कर देंगे, तो जिससे आपको एग्जैक्ट इसका पता चल जाएगा। तो अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी इसमें एक चीज हमने मैं को बात बताना भूल गया। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे आपकी पीएच जो है वो क्या है, पीसीओ2 यहाँ पे चेंज हुई है। जब पीसीओ2 चेंज हुई है तो इसका मीन क्या हुआ कि पीसीओ2 अपना अफेक्ट कर रही है, लेकिन ओवरऑल पीएच फिर भी नॉर्मल रेंज में नहीं आ रही। तो ये आपका जो बेसिकली पार्शियल कंपनसेटेड आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसे कहलाया, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल तौर पे नहीं है। तो इसके लिए आप विंटर फार्मूला लगाना है और उस पर देखना है कि बेसिकली पेशेंट को कितना एसिडोसिस है और वो कितनी अब CO2 ब्लो ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक 38 ईयर ओल्ड मैन है जो हॉस्पिटल है सीवियर डायरिया की वजह से, काफी वीक से डायरिया था। एबीजी एनालिसिस की गई, 7.36 पीएच है, 24 उसका जो है mmHg CO2 है, बाइकर 13 है, और बेस सक्सेस -11 है। जैसे कि पेशेंट को डायरिया है तो हमें ये पता चल गया डायरिया की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। पीएच लेकिन 7.36 है, पीसीओ 24 और बाइकर्म 13 है। तो इससे अच्छी बात यह है कि जो बाइकर्ब आपका कम है उसकी पीएच आपकी नॉर्मल रेंज में आ गई है, और पीसीओ2 है 24, तो इसे हम कहेंगे कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये हमने कंडीशन पेशेंट की असेस कर ली, एबीजी रिपोर्ट के अंदर हमने देखना शुरू कर दिया किया कि हम इसको किस तरह हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्लिनिकल इंटरवेंशन की। क्लिनिकल इंटरवेंशन हमने डिटेल में बात की थी कि अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो उसके अंडरलाइन कॉज को ट्रीट किया जाए। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है पेशेंट को, या पेशेंट को हाइपरकैलोरीमिक है, हाई नाइन गैप है, नॉर्मल नाइन गैप पेशेंट को है, या पेशेंट के से समथिंग क्या है कि लैक्टिक एसिडोसिस की, यानी मेजर काज में हमने बताया कि पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है तो उसको ट्रीट किया जाए। तो पेशेंट का ट्रीट, अगर पीएच किसी की 7.2 से अबव है उसके लिए आपको करेक्शन क्या हो सकती है, इस पर रिक्वायर्ड नहीं होती अग्रेसिव, कौन सी करेक्शन, बाइकार्बोनेट देने की, तो उसके अंडरलाइन काज ठीक हो रही होती है। अगर किसी की पीएच लेस देन जो है ना 7.2 है तो आप उसमें उसी टाइम बाइकार्बोनेट की आपने इंटरवेंशन करनी है। सोडामेंट की टेबलेट है, बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन है, लेकिन वो आपने स्लोली देना है अंडर सुपरविजन ऑफ द मेडिकल फिजिशियन। और पीएच तो इसके लिए सेड कार्डिक हित में हो सकते हैं, आईपी पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जा सकता है। उम्मीद है जितना आपको बताया गया होगा कि आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम किस तरह देखते हैं, उसके हम ओवरऑल A to Z किस तरह से करते हैं, और उसके टाइप कौन कौन सी है। उसके बाद हमने नॉर्मल ब्लड गैस की बात की, कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड, और फिर हमने बात की हाई नाइन गैप, नॉर्मल नाइन गैप, हाइपरक्लोरीमिक की बात की, डेल्टा डेल्टा गैप की बात की, डेल्टा रेशो की बात की, और फिर हमने किडनी का प्रॉपर एक फंक्शन समझा किस तरह हाइड्रोजन आयन को रेगुलेट किया जाता है। उम्मीद है ये तमाम आपको लेक्चर समझ आया होगा, और बाकी इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, इसको दोबारा इसके दो स्लाइड को देखिएगा। शुक्रिया।